वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए 2022 में तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ 2021 की, जो अलग अलग शिफ्ट में पेपर पूछे गए थे वो सारे हम कवर कर रहे हैं 2021 के। उसी में आज हमारी ये 27th क्लास है, जिसमें हम फिर से 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं पेडागोजी के, जो 27 दिसंबर 2021 में आपके पूछे गए थे। अगर किसी भी स्टूडेंट ने स्टार्टिंग से ये सीरीज़ नहीं देखी है तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप क्लास 1 पर पहुंच जाएंगे, जिसमें हमने सबसे पहले कंटेंट के 2021 के सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करे हैं और उसके बाद अब हम ये पेडागोजी के क्वेश्चन जो हैं 2021 में जो पूछे गए थे वो सारे देख रहे हैं। और ये 2021 के प्रीवियस ईयर की सीरीज़ जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे देखकर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं अब साइंस में पूछे जाते हैं। अगर किसी भी बच्चे को स्टार्टिंग से तैयारी करनी है और थ्योरी पढ़नी है साइंस की, तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे 32 क्लासेस पर पहुंच जाएंगे। तो वो थ्योरी पढ़ें, एनसीईआरटी की 6, 7, 8 का पूरा निचोड़ है उसमें, वो पढ़ना है अच्छे से, उसके नोट्स बनाने हैं। बहुत ही गहन, मतलब बहुत ही गहराई से पढ़ना होगा। थोड़ा बुक से भी पढ़ के देखें एनसीईआरटी की, उनको कवर करने के बाद, क्योंकि टॉपिक आपके फिर क्लियर हो जाएंगे। देखिए, इस बार बच्चे सोच रहे हैं कि बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चंस हाई लेवल नहीं थे, क्वेश्चन 6, 7, 8 से थे, लेकिन बहुत घुमा कर पूछे गए थे। तो आपकी अगर थ्योरी पक्की होगी और 2021 में किस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे अगर आपने देख लिए होंगे, तो अब आपको पूरा जब अगर घुमा कर भी पूछा जाएगा तो आपका माइंड क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन कर रखे होंगे कि किस तरह से हमें उन्हें किस टेक्निक से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई थिंक ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा गया। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। हमको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन हमको यहाँ पर क्या बोला है कि जो डाइवर्जेंट क्वेश्चन होते हैं वो प्रमोट करते हैं क्या? क्रिटिकल थिंकिंग इन लर्नर्स। बिल्कुल, ये जो हमारे अपसारी प्रश्न होते हैं ये शिक्षार्थियों में तार्किक सोच जो है उसको प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो होता है। ये जो हमारे डाइवर्जेंट क्वेश्चन होते हैं, अपसारी क्वेश्चन होते हैं, इसमें बच्चा एक आंसर तक पहुँचने के लिए मल्टीपल तरीके सोचता है, क्योंकि क्वेश्चन ही यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर ऐसा हो गया, अगर वैसे कर दें तो क्या होगा। तो वहाँ पर जब हम डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे की जो तार्किक सोच है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वो डेवलप होती है। तो ए तो 100% ट्रू है, और जब ए 100% ट्रू है तो ना तो ये ऑप्शन है और ना ये ऑप्शन जो है वो आपका आंसर नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं बी क्या सही है या गलत। ये जो कन्वर्जेंट क्वेश्चंस होते हैं आर बेटर सूटेड फॉर होलिस्टिक असेसमेंट। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल ही गलत बोली है कि ये जो हमारे अभिसारी प्रश्न होते हैं ये सरल आकलन के लिए अधिक उत्तम होते हैं। नहीं, आकलन में जब भी हम बच्चे का आकलन कर रहे हैं तो उसमें कभी भी अभिसारी प्रश्न उपयुक्त नहीं होते। कन्वर्जेंट क्वेश्चन, अभिसारी क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिसमें डायरेक्ट आंसर होता है। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आपने आंसर दिया दिल्ली। तो वो क्या है? कन्वर्जेंट क्वेश्चन है, जिसमें एक पर्टिकुलर आंसर वहाँ पर आ रहा है। और ऐसे क्वेश्चन से हम बच्चों का आकलन जो है वो नहीं कर सकते। तो ये बी जो है यहाँ पर गलत है और ए सही है। इट मीन्स जो ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि ए सत्य है और बी हमारा असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, which of the flowing strategies would be best suited to introduce the topic magnet to grade 6 in an inquiry oriented classroom। एक जांच उन्मुख कक्षा 6 में चुंबक विषय का परिचय देने के लिए निम्न में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है, ये हमको यहाँ पर बतानी है। मैंने बार बार पीछे भी बताया क्लास में, जब भी कोई टॉपिक हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं सबसे पहले उसको समझाने के लिए बच्चे से कुछ ऐसी गतिविधियां करवाएंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटी कराएंगे कि जिससे चैप्टर का नाम लिए बिना ही बच्चे उस चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा समझने लगें। यही अप्रोच जो है वो साइंस में फॉलो की जाती है। तो अब हमें कोई एक ऐसा ही ऑप्शन ढूंढना होगा। इंक्वायरी ओरिएंटेड क्लास है हमारी, मतलब यहाँ पर क्या है? जांच उन्मुख कक्षा है। तो जांच उन्मुख कक्षा में हमें ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा कि बच्चे स्टार्टिंग से ही एक्टिविटी करते हुए चलें।
प्रोवाइडिंग साइंटिफिक डेफिनेशन, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही बाहर हो जाएगा कि चुंबकीय आकर्षण की हम वैज्ञानिक परिभाषा जो है वो उनको प्रदान करेंगे, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारी अप्रोच क्या है, इंक्वायरी ओरिएंटेड क्लासरूम है। एंगेजिंग स्टूडेंट इन प्ले एंड सॉर्ट एक्टिविटीज़ विद मैग्नेट एंड ऑब्जेक्ट, बिल्कुल यहाँ पर ये चीज़ सही है कि बच्चों को हमने एंगेज कर दिया कि खेलो और उनमें से छांटो, है ना, कि कौन कौन सी मैग्नेट हैं, कौन कौन सी मैग्नेट नहीं है। इससे बच्चे को थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा कि बच्चों में चुंबक और वस्तुओं के साथ खेलो और छांटो आधारित गतिविधियाँ कराना, उनसे बच्चे बहुत चीज़ें सीखेंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट के साथ मैग्नेट जो है वो चिपक रही है, कुछ के साथ नहीं चिपक रही, कभी कभी मैग्नेट, दो मैग्नेट को पास लाने पर वो दूर जा रही हैं, कभी वो एक साथ दोनों क्या हो रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों के मन में जो है वो आ जाएंगी। तो बच्चों से हम क्या कराएंगे, चुंबक और वस्तु के साथ खेलो और छांटो, प्ले और सॉर्ट वाली ये जो एक्टिविटी हैं, गतिविधियाँ हैं, वो सारी हम कराएंगे। तो ऑप्शन सेकेंड ही यहाँ पर मोस्ट सुटेबल जो है वो आपका आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। चुंबक और कुछ वस्तुओं का उपयोग करके चुंबकीय आकर्षण और विकर्षण का निर्देशन करना। देखिए जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो बाद में करेगा टीचर, पहले बच्चा एक्टिविटी कर लेगा, फिर एक कॉन्क्लूजन निकलेगा, फिर टीचर टॉपिक समझाएगा, फिर टीचर जो है वो डेमो करके दिखाएगा कि मैग्नेट अट्रैक्शन और रिपल्शन कैसे होता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट और मैग्नेट का यूज़ करके। तो शुरू में जो शुरू में हमें कराना है तो वो तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमें कराना होगा। बाकी फोर्थ ऑप्शन क्या है, लिस्टिंग मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ऑन अ ब्लैक बोर्ड, ये तो बिल्कुल सही नहीं है कि श्याम पट पर चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों की सूची बनाना, ये बहुत बाद में होगा। यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं जांच उन्मुख की। तो जांच उन्मुख में सबसे अच्छा मेथड जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट अ साइंटिफिक थ्योरी, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत के विषय में सही कथन है, ये हमको यहाँ पर बताना है। साइंटिफिक थ्योरीज आर सेट ऑफ फैक्चुअल स्टेटमेंट। देखिए कोई भी जो वैज्ञानिक सिद्धांत होता है वो कब अपनाया जाता है, वो कब उत्पन्न होता है, जब बहुत सी रिसर्च होती हैं, एक्सपेरिमेंट होती हैं, बहस होती हैं, तब जाकर कोई हमको साइंटिफिक सिद्धांत मिलता है। तो हम वैज्ञानिक जो साइंटिफिक थ्योरीज है, वैज्ञानिक सिद्धांत है, उसके बारे में हम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि वो सेट ऑफ फैक्चुअल स्टेटमेंट होते हैं, वो तथ्यात्मक कथनों का समुच्चय होता है। ये पॉइंट हो गया यहाँ से क्या आपका बाहर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि साइंटिफिक थ्योरीज आर रैंडम गैसेज अबाउट नेचुरल फिनोमिनन, बिल्कुल गलत है ये वाली बात। जो वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं वो प्राकृतिक परिघटनाओं का यच्छादिक जो है वो अनुमान होते हैं, ऐसा नहीं होता। सिद्धांत जो है वो तो रिसर्च एक्सपेरिमेंट कर कर तब जाकर जो है वो एक जो रियल चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। तो उसमें हम कोई रैंडम गैस नहीं करते अबाउट द नेचुरल फिनोमिना। तो ये ऑप्शन भी हो गया हमारा बाहर। फिर थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिना बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस, लॉजिक एंड डिबेट। बिल्कुल यहाँ पर हमको साफ दिख रहा है कि जो हमारे वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, थ्योरी हैं, वो परिघटना की अनुभाविक प्रमाण, तर्क और बहस के आधार पर व्याख्यान देते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जब कोई भी टॉपिक पर डिस्कशन चलता है या उसको अपनाना होता है तो उस पर पहले डिबेट होती हैं, उनके एविडेंस जो है वो प्रूफ दिए जाते हैं, उनके पीछे जो लॉजिक है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी जाती हैं। तो यही यहाँ पर साइंटिफिक थ्योरी के बारे में सही हो जाएगा कि ये प्रोवाइड करती है क्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिना बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस, लॉजिक और आपकी डिबेट। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर मोस्ट सुटेबल होगा। बाकी फोर्थ ऑप्शन देखें, साइंटिफिक थ्योरीज आर नॉट ओपन टू फर्दर डिबेट एंड मॉडिफिकेशन। साइंस तो हमेशा ही डिबेट का विषय होता है, वैज्ञानिक सिद्धांत वाद विवाद और बदलाव को आमंत्रण नहीं देता। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल बाहर है। तो ऑप्शन 3 ही यहाँ पर वैज्ञानिक थ्योरी, वैज्ञानिक सिद्धांत के विषय में जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ये प्रीवियस ईयर से रिपीट करा हुआ क्वेश्चन है। एज अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कंटेंट, प्रोसेस, लैंग्वेज एंड पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस हेल्प इन इंश्योरिंग विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ वैलिडिटी ऑफ साइंस कैरिकुलम। निम्न में से कौन सी वैधता विज्ञान के पाठ्यक्रम की सामग्री, प्रक्रिया, भाषा और शैक्षिक अभ्यास का आयु उपयुक्त होना दर्शाता है। वो हमेशा याद रखिए, जब भी एज अप्रोप्रिएट की बात आ जाए तो हमेशा बात हो रही है संज्ञानात्मक वैधता
वैधता की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव वैलिडिटी की, जिसमें हम बच्चे की बुद्धि, उसका जो मस्तिष्क है उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हमेशा एज अप्रोप्रिएट ही होती हैं। मतलब कैरिकुलम जो उसका कंटेंट है, उसका जो प्रोसेस है, उसकी जो पेडागोजिकल प्रैक्टिस होती हैं वो हमेशा किसको ध्यान में रखकर होती हैं, उसकी एज को ध्यान में रखकर होती हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जो नर्सरी का बच्चा है उसको फर्स्ट का कंटेंट पढ़ाया जाने लगे, क्योंकि उसके मस्तिष्क का जो विकास है, उसकी जो चेतना है, उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो एज के अप्रोप्रिएट ही होना चाहिए। तो जो कंटेंट है, एज अप्रोप्रिएट ऑफ द कंटेंट, प्रोसेस, लैंग्वेज की हम एज के हिसाब से ही कंटेंट रखते हैं, वैसा ही हम प्रोसेस करते हैं। तो वो किस टाइप की वैलिडिटी को दिखाता है साइंस कैरिकुलम में, तो वो कॉग्निटिव वैलिडिटी को, कि जैसी एज होती है हम बच्चे की वैसा ही कंटेंट, प्रोसेस और लैंग्वेज जो है वो रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक वैधता। जब भी एज अप्रोप्रिएट वर्ड आ जाए साइंस में तो याद रखेंगे वो हमेशा कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कि एज के हिसाब से ही मस्तिष्क की जो बुद्धि है, चेतना है, तो वो सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं एज से, और उसी हिसाब से हमारा जो करिकुलम है वो होना चाहिए। तो वो कॉग्निटिव वैलिडिटी को यहाँ पर दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, ऑब्जर्वेशन कैन बी डिफाइंड एज, ये जो हमारे प्रेक्षण होते हैं उनकी सर्वोत्तम परिभाषा क्या है वो हमें बतानी है इन 4 ऑप्शनों में से। देखिए हमें इन 4 ऑप्शन के हिसाब से ही सर्वोत्तम जो परिभाषा है ऑब्जर्वेशन की वो हमको डिफाइन करनी है। डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट अबाउट नेचुरल फिनोमिना दैट आर एसेसिबल टू द सेंस, मतलब जो हमारी इंद्रियां होती हैं वो देखती हैं, ठीक है, नेचुरल फिनोमिना को, तब उनका एक्सप्लेनेशन देती हैं। ये पॉइंट यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में हम ऐसे ही करते हैं कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं उनके द्वारा अभिगम्य प्राकृतिक परिघटनाओं के विवरणात्मक कथन, जैसे हमने कोई चीज़ देखी फिर हम उसका क्या कर रहे हैं, विवरण कर रहे हैं, तो वो प्रेक्षण में होता है, वो ऑब्जर्वेशन में होता है कि हमारे जो सेंस होते हैं वो पहले चीज़ों को देखते हैं और उसके बाद ही उनका डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट जो है हम करते हैं। यहाँ पर नेचुरल फिनोमिना के पर्सपेक्टिव में बोल दिया है, तो ये हो सकता है ऑब्जर्वेशन की जो डेफिनेशन है। बिल्कुल। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, कॉन्क्लूजन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। बिल्कुल, ये तो बाहर हो गया, ये तो कहीं से कहीं तक इसका प्रेक्षण से संबंध नहीं है कि संज्ञानात्मक आंकड़ों के आधार पर निकले गए निष्कर्ष जो है वो आपका ऑब्जर्वेशन होता है, नहीं, ये पॉइंट हो गया बाहर। क्लियर एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना, नहीं, ऑब्जर्वेशन में तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं होगी नेचुरल फिनोमिना की, प्राकृतिक परिघटनाओं के स्पष्ट और विस्तृत वर्णन। देखिए जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर टर्म समझाने की कोशिश की है वो नेचुरल फिनोमिना को ध्यान में रखकर ये जो है ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं, कि अगर हमें कोई नेचुरल फिनोमिना बताना है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, सीधे कंक्लूजन पर आ जाएं या क्लियर और डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दें, तो क्या वो सब ऑब्जर्वेशन है? नहीं, वो ऑब्जर्वेशन नहीं है। आर्गूमेंट फॉर्मुलेटेड इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ रीजनिंग, ये भी बाहर हो जाएगा। एक विशिष्ट तर्क संगत सोच के पक्ष में दिए गए तर्क हम नहीं देते ऑब्जर्वेशन में, पहले हम देखते हैं। तो इंद्रियों द्वारा, जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारे सेंसेस हैं, सेंस ऑर्गन है, उनके द्वारा अभिगम्य प्राकृतिक घटनाओं के विवरणात्मक कथन जो होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन जो होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, वो दिए जाते हैं कि पहले हमने वस्तु को ऑब्जर्व किया, देखा और उसके बाद हमने उसका डिस्क्रिप्शन किया। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ही यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की जो सही परिभाषा है, प्रेक्षण की जो सही परिभाषा है वो दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो एग्जाम में बना, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग असेसमेंट इन साइंस एट मिडिल स्कूल। माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान के मूल्यांकन के विषय में निम्न में से दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। हम बच्चे का क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, बच्चे की कमियां खामियां सारी चीज़ें अब हम देखने वाले हैं, क्योंकि हम बच्चे का कर रहे हैं क्या, मूल्यांकन। तो कौन सी चीज़ें यहाँ पर सही हैं ये हमको यहाँ पर बतानी है। ए में क्या बोल रहा है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग नीड टू बी गिवन ड्यू इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, सीखने के जितने भी पहलू हैं उनको उचित महत्व दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी चीज़ पर हम कम ध्यान दे रहे हैं, किसी चीज़ पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बच्चे का अच्छा आकलन तभी हो सकता है जब हम बच्चे की हर चीज़ को लेकर चलेंगे, कि उसकी एक्टिविटी में परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, वो एक्सपेरिमेंटेशन कैसा करता है, उसकी खोजने की क्षमता कैसी है
ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। कॉग्निटिव उसका डेवलपमेंट कैसा है, तो सारे जो सीखने के सभी पहलू हैं उनको उचित महत्व दिया जाना चाहिए असेसमेंट में, तभी एक अच्छा मूल्यांकन हो सकता है। तो पहला पॉइंट तो सही है। वे ऑफ असेसमेंट नीड टू बी फ्लेक्सिबल एज पर द सिचुएशन। बिल्कुल, स्थिति के अनुसार आकलन की विधियों का लचीला होना आवश्यक है। देखिए, हर बच्चे की थिंकिंग, हर बच्चे का सोचना, हर बच्चे का एक्टिविटी करना अलग होता है। तो जो स्थिति है उसी के हिसाब से हमारा जो आकलन है वो होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से। जैसा माहौल उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, बच्चे का आकलन करेंगे, वो आकलन फिर बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो भी यहाँ पर, या मूल्यांकन जो है वो अच्छे से होगा। तो बी पॉइंट भी यहाँ पर पॉजिटिव है, ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो गया हमारा बाहर। अब या तो पहला या तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन बाय टीचर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर असेसमेंट। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है कि शिक्षक द्वारा दिए गए अनौपचारिक अवलोकन मूल्यांकन हेतु उपयोग में नहीं लाए जा सकते। ये होता है, देखिए, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन के एक तो होता है फॉर्मल, मतलब जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बच्चे को देख रहे हैं। एक इनफॉर्मल क्या होता है कि जैसे टीचर कहीं बैठा है, वो दूर से ही बच्चे को देख रहा है, तो वो एक इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन हो गया टीचर द्वारा। तो क्या वो असेसमेंट में मदद नहीं करेगा, बच्चे के आकलन या मूल्यांकन में मदद नहीं करेगा? वो करेगा, और यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं करेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि टीचर कभी कभी बच्चे को दूर से, जब उसको मतलब अपनी क्लास में नहीं देख रहा वो बच्चे को, लेकिन कहीं और से भी बच्चे को देखने की कोशिश कर रहा है कि अच्छा बच्चा इस तरह से करता है, बच्चे की परफॉर्मेंस ऐसी है, अच्छा बच्चा एक्टिविटियों में कैसा है, तो वो अदर सब्जेक्ट्स के माध्यम से या कहीं और से भी बच्चे को देखने की कोशिश करता है, उसको ऑब्जर्व करता है। तो वो इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन है। तो वो जो टीचर करता है उससे भी उसको आकलन में, जो उसके मूल्यांकन है उसमें मदद मिलती है, और यहाँ पर बोल रहा है नहीं मिलती। तो सी पॉइंट हमारा गलत है। इट मीन्स पहला ऑप्शन भी बाहर। तो ऑप्शन नंबर 3 ही जो है वो यहाँ पर सुटेबल आंसर होगा, कि जो असेसमेंट है वो शुड फोकस ऑन क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर। मूल्यांकन को सीखने वाले के गुणात्मक प्रदर्शन पर केंद्रित होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। दो तरह की चीज़ें होती है, एक क्वांटिटेटिव होती है, एक क्वालिटेटिव होती है। साइंस में हमेशा क्वालिटेटिव चीज़ों पर, या जब भी हम सीडीपी में भी बात करेंगे तो क्वालिटेटिव चीज़ों पर फोकस करा जाता है। क्वांटिटेटिव मतलब जब हम पर्टिकुलर नंबर्स की बात कर रहे हैं तो मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो वो क्वांटिटी है, वहाँ पर हम गिन सकते हैं उसको। लेकिन क्वालिटेटिव क्या है, जहाँ पर हम बच्चे की बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं कि उसकी थिंकिंग कैसी है, वो एक्टिविटीज़ में कैसा है, वो खोजी कैसा है। वहाँ पर हम बच्चे के मार्क्स या उसको नंबर से नहीं देख रहे, हम उसकी क्वालिटी, उसके जो गुण हैं वो देख रहे हैं। तो मूल्यांकन में को सीखने वाले के गुणात्मक प्रदर्शन पर केंद्रित होना चाहिए। हमें बच्चे की जो क्वालिटी है उनको ध्यान में रख के उसका मूल्यांकन करना चाहिए। तो डी पॉइंट जो है वो भी यहाँ पर सही है। तो ए बी डी मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इन आवर कंट्री पीपल सफरिंग फ्रॉम कॉमन एलिमेंट लाइक फ्लू। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, वो बीमारियां जो बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होती। तो लाइक फ्लू, डायरिया, फीवर एक्सेट्रा। हमारे कंट्री में जो लोग हैं वो कॉमन जो एलिमेंट्स होती हैं, कॉमन बीमारियां जो होती हैं लाइक फ्लू, डायरिया, उनसे सफ़र करते हैं। डू नॉट कंसल्ट डॉक्टर, वो डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते, बट बाय और यूज़ मेडिसिन ऑन देयर ओन। मतलब वो डॉक्टर के पास ना जाकर क्या करते हैं, खुद से जो मेडिसिन है उनका प्रयोग कर लेते हैं। विच में रिजल्ट इन हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, जिससे उनकी जो हेल्थ है वो खतरे में आ सकती है। तो बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया गया है। अ प्रोजेक्ट इज गिवन टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th टू स्टडी द प्रैक्टिसेस ऑफ सेल्फ मेडिकेशन इन देयर नेबरहुड। अपने नेबरहुड, अपने आसपास में जाकर देखना है कि वो लोग कैसे सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं। वो सारी चीज़ें टीचर ने उनको एक प्रोजेक्ट वर्क में दी हैं। Which of the following indicators of learning in science can be assessed in their project? तो हमको यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से विज्ञान को सीखने के कौन से सूचकों का उनके प्रोजेक्ट द्वारा मूल्यांकन हो सकता है। जो प्रोजेक्ट टीचर ने उनको दिया है कि आसपास के जो लोग हैं जो वो खुद से स्वच्छ चिकित्सा प्रणाली अपना रहे हैं उनका वो अध्ययन करेंगे। तो इससे हमें बताना है कि जो प्रोजेक्ट वर्क टीचर ने दिया है उनसे क्या मूल्यांकन हो सकता है, वो यहाँ पर हमें बताना है। तो बच्चे, सीधी सी बात है
जब अपने आसपास में जाकर चीज़ों को देखेंगे, पूछेंगे सबसे, तो वो वहाँ पर क्या करेंगे, वो वहाँ पर आंकड़ों को इकट्ठा तो ज़रूर करेंगे। तो ये चीज़ तो वहाँ पर ज़रूर होगी कि आंकड़े जो हैं वो एक बच्चे द्वारा इकट्ठे किए जाएंगे। तो ये दोनों ऑप्शन होंगे बाहर। तीसरा या चौथा ऑप्शन में से आपका आंसर जो है वो 100% होगा। फिर बाकी देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चे संवाद करना सीखेंगे, बिल्कुल कम्युनिकेशन तो जो है वो बच्चे यहाँ पर सीखेंगे क्योंकि वो आसपास जाएंगे तो लोगों को जानेंगे और उनसे चीज़ें पूछेंगे, तो कहीं ना कहीं जो उनकी कम्युनिकेशन है वो अच्छी होगी। और साथ में वो एक्सपेरिमेंट तो यहाँ पर वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो चीज़ों को एनालाइज करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है किसी के लिए, टू स्टडी द प्रैक्टिसेस ऑफ सेल्फ मेडिकेशन इन देयर नेबरहुड। तो बस उनको क्या करना है, जो उनके आसपास के लोग खुद से दवाइयाँ ले रहे हैं उनको देखना है, उनको स्टडी करना है। तो वहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, वो वहाँ पर चीज़ों को क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से जो है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है वो मूल्यांकन हो सकता है, किन चीज़ों का हम बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं ये प्रोजेक्ट के बाद। हम देख सकते हैं कि बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल क्या थी, बच्चे ने किस तरह से चीज़ों को एनालाइज किया और बच्चे ने क्या क्या आंकड़े जो हैं वो इकट्ठे किए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मूल्यांकन जो है वो बच्चे का कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जो एग्जाम में पूछा गया, ऑल द फ्लोइंग्स आर एक्सेप्टेबल फीचर ऑफ इंक्वायरी अप्रोच ऑफ साइंस टीचिंग एक्सेप्ट। विज्ञान के शिक्षण में जांच पड़ताल आधारित अधिगम के लिए निम्न में से किसके सिवाय सभी जो है वो स्वीकृत गुणधर्म हैं, ये हमको बताना है। कौन सा एक नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव हैं साइंस की इंक्वायरी अप्रोच में। अ प्लेज it places great confidence in children ability to make sense of their world। बिल्कुल, बच्चों के अपने संसार को समझने में, बच्चों की क्षमता में इसका गहरा विश्वास है। इंक्वायरी में यही होता है, जांच पड़ताल में बच्चे अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनको समझते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर खुद उनसे कनेक्ट होकर, जैसे बच्चे सबसे पहले एक्टिविटी करते हैं ना, तो वो आसपास की चीज़ों को खुद लेते हैं और उनको क्या करते हैं, उनसे कनेक्ट करते हुए चीज़ों को समझते हैं। तो बच्चों के अपने संसार को समझने में, बच्चों की क्षमता में इसका जो है वो गहरा विश्वास होता है। बिल्कुल ये चीज़ यहाँ पर सही है। इट सीज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द नेचुरल वर्ल्ड एज आ नेसेसरी स्टेप। बिल्कुल यहाँ पर क्या होता है, यह प्राकृतिक संसार के साथ सीधे संपर्क को एक आवश्यक चरण के रूप में देखता है। यहाँ पर ये चीज़ भी होती है इंक्वायरी अप्रोच में, बच्चे जो है नेचर और एनवायरनमेंट से कनेक्ट होते हैं, तो सीधा संपर्क उनका होता है और ये उसमें एक इम्पॉर्टेंट चरण जो है वो माना जाता है। तो ये पॉइंट भी है बिल्कुल सही। It recognizes the children that children cannot be expected to argue and reason like scientists। यही पॉइंट हो गया यहाँ पर नेगेटिव, सिंपल दिख ही रहा है। यह समझता है कि बच्चों को वैज्ञानिकों की तरह बहस करने और कारण ढूंढने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यही चीज़ें तो साइंस में करनी है, तर्क करना है, टीचरों से बहस करनी है और उनके पीछे जो भी उनको डाउट लग रहा है उनके कारण ढूंढने हैं। तो ये तो सब क्या है, ये जांच पड़ताल अधिगम ही होता है। और ये कह रहा है ऐसी अपेक्षा हम बच्चों से नहीं करेंगे, तो ये पॉइंट ही यहाँ पर नेगेटिव है। इट मीन्स ऑप्शन 3 ही यहाँ पर गलत होगा। बाकी 4th ऑप्शन, इट व्यू चिल्ड्रन एट यंग एक्सप्लोरर। बिल्कुल यह बच्चों को किस नज़रिए से देखता है, जो नूतन अन्वेषण करने वाले होते हैं उसकी तरह देखता है। तो ये पॉइंट भी सही है। तो 3rd ऑप्शन ही हो गया यहाँ पर हमारा बिल्कुल गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रोडक्टिव मेथड ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन साइंस। विज्ञान में रचनात्मक मूल्यांकन की निम्न में से कौन सी एक प्रभावकारी प्रक्रिया है, ये हमको बतानी है। 2 तरह के असेसमेंट होते हैं, 2 तरह के मूल्यांकन होते हैं। एक फॉर्मेटिव होता है जिसे हम रचनात्मक बोलते हैं हिंदी में, और एक सम्मेटिव होता है जो सेशन के लास्ट में होता है। फॉर्मेटिव मतलब जो सेशन के बीच बीच में चलता रहता है, टीचर बच्चों की कमियां बीच बीच में ही पता लगाता है और बीच बीच में ही उनको डायग्नोस करता है, उनका मूल्यांकन करता है। तो वो होता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। इन चारों ऑप्शन में कौन सा प्रोडक्टिव मेथड है, कौन सा प्रभावकारी प्रक्रिया है, वो हमको यहाँ पर बतानी है। आस्किंग चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर थॉट प्रोसेस, बच्चों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए कहना, बिल्कुल ये हो सकता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम यही करते हैं, जो बच्चों के विचार हैं वो बीच बीच में हम जानते रहते हैं। चेकिंग चिल्ड्रंस होमवर्क रेगुलरली, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, बच्चों के गृह कार्य जो है नियमित रूप से जांचना। आस्किंग चिल्ड्रन टू पे अटेंशन इन लेबोरेटरी, ये भी नहीं होगा, बच्चों को प्रयोगशाला में ध्यान देने के लिए कहना।
टेस्टिंग चिल्ड्रन रिटेंशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ये भी बाहर है। बच्चों को अवधारणाओं की परिभाषाओं को याद रखने की क्षमता की जांच करना, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। पहला ऑप्शन ही यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट को दिखा रहा है कि बच्चों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए कहना, तो उसमें जो है बच्चों का जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सुटेबल है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इसको देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है जो मैं हर बार करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो अगर आपको दिल से अच्छा लगता है तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर कर दें। इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और मैम को बस इतना ही सपोर्ट आपका चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ साइंटिफिकली लिटरेट पर्सन, किसी विज्ञान संबंध साक्षर व्यक्ति का निम्न में से अति लाक्षणिक गुण क्या है, ये हमको यहाँ पर बताना है कि किस पर्सन को हम बोलेंगे कि वो साइंटिफिकली लिटरेट है। विज्ञान संबंध साक्षर व्यक्ति कौन है ये हमको बताना है। हैविंग मास्टरी ओवर ऑल द फैक्ट्स एंड थ्योरीज ऑफ साइंस, बिल्कुल नहीं। विज्ञान के सभी तथ्यों और सिद्धांतों का अधिपति होना, हमें कैसे पता चलेगा कि वो इस तरह से है, नहीं, ये अच्छा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बीइंग एबल टू टेक इनफॉर्मल डिसीजन इन पर्सनल एंड सोशल लाइफ, बिल्कुल ये हो सकता है। जो वैज्ञानिक लिटरेट पर्सन होता है, जिसको साइंटिफिकली नॉलेज है, वो अपनी जो निजी ज़िंदगी है, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में है, उसमें सुविचारित निर्णय ले पाने की क्षमता वो रखेगा। जैसे उसको पता होगा कि समाज में हमें क्या करना है, पेड़ नहीं काटने हैं, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन नहीं करना है, हमें कूड़े को हमेशा डस्टबिन में फेंकना है। तो ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं साइंस में, ये सब हम पढ़ते हैं, तो जो साइंटिफिकली लिटरेट पर्सन होगा वो अपने जीवन में जो व्यक्तिगत है और सोशल लाइफ है उनमें जो है अच्छे डिसीजन, इनफॉर्मल डिसीजन भी वो ले पाएगा। तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। बीइंग एबल टू राइट एंड पब्लिश अ गुड रिसर्च पेपर, ये बिल्कुल नहीं होगा। एक बढ़िया खोज पत्र लिखने और प्रकाशित करने की क्षमता होना, साइंटिस्ट की बात नहीं हो रही है, साइंटिफिकली लिटरेट पर्सन की बात होती है जिसके अंदर विज्ञान की समझ है। बीइंग एबल टू एप्रिसिएट द सक्सेस ऑफ साइंस, बिल्कुल बेकार ऑप्शन है कि विज्ञान की सफलता की सराहना करते फिरना। ऐसा थोड़ी पर्सन साइंटिफिक लिटरेट कहलाता है कि जो हर जगह कहता फिर है कि साइंस बहुत अच्छी है, ये सब नहीं, ये नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पर मोस्ट सुटेबल लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही है। इस तरह से हमने ये 10 क्वेश्चन देखे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें।